हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया होगे, मस्त होगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। परीक्षा बहुत ही पास है, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दे रहे थे, कुछ विलम्ब रहा, नहीं आ पाए आपके लिए वीडियो लेकर, उसके लिए बहुत ही खेद है। लेकिन आप सभी लोग 2023 और 24 के जितने भी पेपर्स आए हैं सभी सेट्स के, उसके लिए हम आपके लिए जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको कराने वाले हैं और बीच बीच में इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के डेरिवेशन हैं वो भी आपको कराएंगे। आइए चलते हैं 2023 के सेट नंबर 1 बीएस सेट के सभी न्यूमेरिकल्स को लगाने के लिए। ये बच्चों, हम आपके लिए जो सेट नंबर 2023 का जो सेट है उसका जो बीएस पहला सेट है उसके न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं। उसमें पहला प्रश्न हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्टिव्स में जो प्रश्न है करने लायक वो हम आपको बता रहे हैं और जो वन वर्ड टाइप के आंसर हैं उनका आंसर ऐसे ही बता के खत्म करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन आया है कि चांदी का परावैद्युतांक कितना होता है, तो जो धातुएं हैं, धातुओं में चांदी सबसे ज्यादा चालक पदार्थ है या चालक वस्तु है, चालक धातु है, क्योंकि इसकी चालकता बहुत अधिक होती है। क्यों? इसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत अधिक होती है, तो जिसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है उसकी चालकता ज्यादा है। और इसकी जो परावैद्युतांक है K, तो K इज इक्वल टू आंसर इसका हो जाएगा इन्फिनिटिव धातुओं में, क्योंकि वायु के लिए चालकता का मान मालूम है 1 होता है। ऐसे ही जैसे जैसे मीडियम बढ़ेगा तो उसके लिए परावैद्युतांक की वैल्यू 1 से बढ़ती जाती है और चांदी के लिए उसका मान 1 हो जाता है। दूसरा एक प्रश्न हमारा ये है कि एक पतला प्रिज्म है, पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो ये देख लेते हैं कि n बराबर पूछा गया है और कह रहा है कि उसके अपवर्तक कोण जो होता है वो प्रिज्म कोण कहलाता है और अपवर्तक कोण का मान विचलन कोण के बराबर है। विचलन कोण डेल्टा एम हो गया। तो वो ये पूछ रहा है कि तो n की वैल्यू क्या होगी, पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए। तो लिख दिया n बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर वो कह रहा है अपवर्तक कोण ही प्रिज्म कोण कहलाता है जिसे a से प्रदर्शित करते, और विचलन कोण डेल्टा एम होता है। कह रहा है कि दोनों बराबर है, तो n की वैल्यू क्या होगी। अब बेटा वैसे तो सूत्र जो होता है, सूत्र हमारा है वो ये होता है n बराबर साइन डेल्टा एम प्लस a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। लेकिन चूंकि पतला है, पतला प्रिज्म है, तो इसके लिए आप साइन हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा n बराबर डेल्टा एम प्लस a बाई 2 अपॉन a बाई 2, 2 कट जाएगा, डेल्टा एम प्लस a बाई a। n बराबर, अब चूंकि दोनों बराबर है तो डेल्टा एम की जगह मैंने लिख दिया a प्लस a अपॉन a बराबर 2a अपॉन a से a कट जाएगा, n बराबर आंसर इसका आ जाएगा 2। और हमारा तीसरा इसका प्रश्न है गा ऑब्जेक्टिव में 4 1h1 एरो 2he4 प्लस 1 मीटर 0 प्लस ऊर्जा। अब बेटा बात समझिए 1h1 अकेला परमाणु है, इसका 4 मल्टीप्लाई का मतलब है 1h1 के 4 एलिमेंट्स जोड़ने पर हीलियम नाभिक बना। इसका मतलब दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों के जुड़ने पर एक बड़ा नाभिक बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें नाभिकीय संलयन क्रिया हो रही है। आइए चलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव्स की ओर। तो आइए बच्चों, अगले दो प्रश्न हैं, क्योंकि एक प्रश्न आप जिनके पास पेपर्स है 2023 के सेट नंबर 1 का, तो वो बच्चे देखेंगे कि इसमें जो दूसरा इसका एक बीच में मैंने प्रश्न छोड़ दिया है घा, तो उसमें जो एलसीआर परफेक्ट है वो वाला टॉपिक्स अब आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं करा रहे हैं। तो अगला प्रश्न ये है कि इनमें कौन सा मूल कण नहीं है। तो पहले बेटा मूल कण का मतलब समझ लो कि मूल कण का मतलब है कि जो पहले से ही अस्तित्व में है, जिनको किसी ने बनाया नहीं है, वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से हमें ये पहचानना है कि कौन ऐसा है जो किसी दूसरे से बना है और कौन ऐसा है जो स्वयं का अस्तित्व रखता है। तो बेटा पॉजिट्रॉन भी मूल कण है, इलेक्ट्रॉन भी मूल कण है, न्यूट्रिनो भी मूल कण है। जो अल्फा कण है वो हाइड्रोजन के समस्थानिकों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों से मिलकर बना हुआ कण है जो मूल कण नहीं है। तो इसमें आपका आंसर क्लिक हो जाएगा कि अल्फा कण जो होता है वो बना हुआ कण है किसी एलिमेंट से के नेविगेशन लेंथ से, या यूं कह दें कि मिलने के बाद अल्फा कण की उत्पत्ति हुई। और हमारा लास्ट 4 प्रश्न ये है कि एक एलसीआर परिपथ है, उसकी वास्तविक आवृत्ति हमें दे दी गई और अनुनादी आवृत्ति, अनुनाद का मतलब है कि VL और VC की कंडीशन बराबर है, यानी L और C के लिए। तो वो ये पूछ रहा है कि इनमें से किस कंडीशन में धारा जो है वो विभव से पीछे चल रही होगी, धारा विभव से पीछे चल रही होगी। अब बेटा ऐसे समझ लो कि वास्तविक आवृत्ति अगर 0 हो गई, यानी एक एलसीआर परिपथ आपने बनाया, स्रोत की आवृत्ति आप 0 कर देंगे, तो स्रोत की आवृत्ति जब 0 हो जाएगी तो कोई घटना उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि उधर एलसीआर परिपथ में कोई वोल्टेज नहीं जाएगा। बात इसकी आ गई। एन जो यानी वास्तविक आवृत्ति है वो यानी स्रोत की आवृत्ति वो अनुनाद से अगर कम हो जाएगी, तो अनुनाद से जब कम हो जाएगी तो फिर जो आपका अनुनाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि जब वास्तविक आवृत्ति से ही कम है, बहुत कम है, तब कम का मतलब है कि अनुनाद की घटना उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि वोल्टेज का बंटवारा होना है श्रेणी क्रम में, और स्रोत की आवृत्ति कम है मींस वोल्टेज। तो इसमें ऐसी कंडीशन में हमारा ये आंसर जो है वो चौथा आंसर सही कहलाएगा कि वास्तविक आवृत्ति का मान ज्यादा होना चाहिए, तभी अनुनाद की स्थिति बनेगी। और अनुनाद की स्थिति में जब VL और VC बराबर हो जाएंगे तब ऐसी कंडीशन आएगी कि जो धारा है वो वोल्टेज से पश्चगामी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल की सीरीज में हम लोग जो सेट लगा रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 2 में, खंड बा के क्वेश्चन नंबर 2 में 2 न्यूमेरिकल्स आए हैं। पहला न्यूमेरिकल है कि एक n बराबर 3/2 अपवर्तनांक का एक कांच है। कांच का मतलब, अब ऐसे सवालों को आप देखो कि जैसे इसने कहा कांच है, तो कांच के लिए ये हमने लिख दिया कि ANG की जो वैल्यू है वो 3/2 है, ये ANG बता रहा है। और फिर वो कह रहा है ये उत्तल लेंस है, और इस उत्तल लेंस को द्रव में डाला गया, द्रव का अपवर्तनांक दे दिया गया ANL बराबर, ये भी 3/2 दिया गया। अब वो ये कह रहा है कि इसे हमने द्रव में डुबोया, तो द्रव में डुबोने का मतलब LNG बनेगा। कितना बनेगा? LNG, क्योंकि द्रव अभी ये वायु में था कांच, अब ये जल भरा हुआ है और फिर जल में डाला गया कांच को, तो LNG बनेगा, जिसे हम लोग ब्रेक करते हैं ANG/ANL से। ANG की वैल्यू 3/2, ANL की 3/2, ये कट जाएगा तो एक आंसर आ जाएगा। अब LNG में डाला गया है, जैसे ये पानी द्रव भरा हुआ है, इसमें डाल दिया आपने एक उत्तल लेंस, तो इसकी अपवर्तनांक हमें पता चल गई। तो पूछा फोकस दूरी बताइए। तो बेटा सूत्र जो होता है हमारा सूत्र, तो सूत्र आपने पढ़ा है 1/n बराबर n-1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। अब आप समझिए उत्तल लेंस था, तो जब उत्तल लेंस है तो इसकी हमें फोकस दूरी की वैल्यू पता करनी है। डुबो दिया है हमने द्रव में, तो ये हो गया हमारा LNG। तो 1/f बराबर LNG की वैल्यू है 1 माइनस 1, और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। 0 हो गया, 1/f की वैल्यू कितनी आ गई? 0, क्योंकि एक में से एक घटाएंगे 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें फोकस दूरी निकालना, तो पलटेंगे, तो ये हो जाएगा 1/0
और 1/0 इज इक्वल टू हो जाएगा इन्फिनिटिव। तो फोकस दूरी कितनी हो गई, अनंत हो गई। अब अनंत हो गई तो फर्क क्या पड़ेगा, इसका मतलब है कि जो उत्तल लेंस था वो आपका समतल लेंस या समतल दर्पण की तरह है, समतल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा, समतल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। अच्छा, तो एक तो ये हो गया। अब आपके पास एक क्वेश्चन है 7 और 14 पर आवेश। अब बेटा ऐसे समझ लो कि कोई भी एलिमेंट्स है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो बताता है प्रोटॉनों की संख्या, और प्रोटॉनों की संख्या को ही हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में और इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में है। तो इसकी संख्या हो गई n बराबर 7। और पूछा गया आपसे आवेश Q पूछा गया है, तो Q बराबर फार्मूला हो जाएगा Ne, n का मान 7 है और E की वैल्यू मालूम है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो Q बराबर 7 छंगा 42 और 7 एकम 7 4 11, एक अंक बाद दशमलव लगाया गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। ये आपका आंसर हो गया 11.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। के बराबर 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान दे दिया गया V 9 गुणा 10 की घात माइनस 6 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब वो ये पूछ रहा है कि एक वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी। तो त्रिज्या का सूत्र जो होता है वो होता है R बराबर mv बटे qv। क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश का मान मालूम होना चाहिए 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तो अब बेटा यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी वैल्यू मालूम होनी चाहिए, m बराबर 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम। चाहो तो न्यूमेरिकल लगाते समय 9.1 ना भी ले 9 ले सकते हैं, लेकिन हमें वेग नहीं मालूम है और ऊर्जा दे दी गई है। तो इसके लिए क्या करो, k बराबर 1/2 mv स्क्वायर होता है सूत्र आपका, ये सूत्र हो गया। यहां से जब हम v की वैल्यू निकालेंगे तो 2k बटे m हो जाएगा, या यूं कह दिया कि v बराबर √2k बटे m हो जाएगा। तो यहां से जब हम वैल्यू लिखेंगे नए सूत्र के लिए तो m बटे qv और v के स्थान पर आ गया √2k बटे m। तो इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो हमारा सूत्र कैलकुलेट होने के बाद आ जाएगा 1 ये जो qv है वो बाहर बना रहा और √2km, ये सूत्र बनके तैयार हो गया है। m अंदर जाएगा, स्क्वायर बनके m से m कट जाएगा, जो ऊपर एक m छोड़ देगा। अब बेटा यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं, √2 गुणे k की वैल्यू 45 और e का मान रख दो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 बटे, अच्छा k की वैल्यू हो गई, अभी m है तो 9 गुणे 10 की घात माइनस 31 और बटे का ये q भी चल रहा है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 q इलेक्ट्रॉन का आवेश, और v दे दिया गया है 9 गुणे 10 की घात माइनस 6। अब बेटा इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिएगा अंडर रूट पहले बैलेंस कर लेते हैं, 45 दूना 90 हो गया गुणे 1.6 गुणे 9, 45 दूना 90 गुणे 45 दूना 90 1.6 9 और 31 में 19 जोड़ दो 10 की घात माइनस 50 हो जाएगा बटे 1.6 गुणे 9 गुणे 10 की घात 16 और 9 25 होता है।
अब जरा यहां से इस दशमलव को जब हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ेगा, जीरो से जीरो खत्म, आसानी से वर्गमूल हो सकता है। तो क्या बचेगा, r बराबर 9 दो बार आया है, 16 का वर्गमूल 4 हो गया, 50 का 25 हो गया, बटे 1.6 गुणे 9 गुणे 10 की घात -25, 25 घात से 25 घात खत्म हो गया, 9 से 9 खत्म हो जाएगा, बचेगा आपके पास 4/1.6, दशमलव हटाओगे जीरो बढ़ जाएगा, 4 चौकू 16, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और भाग देंगे 2.5 मीटर रेडियस आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, देख लीजिएगा। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। आइए चलते हैं, दूसरे प्रश्न है गा, वो दूरदर्शी का सेकेंड यूनिट का जो पार्ट है हमारा प्रकाशित यंत्र, उस वाले पार्ट से लिया गया है, बहुत ही अच्छा। इस पार्ट से आपको 1% 100% आने के चांस रहते हैं। या तो आप एक खगोलीय दूरदर्शी और यानी खगोलीय दूरदर्शी पढ़ सकते हैं, अपवर्ती दूरदर्शी जिसे कहते हैं, और एक परावर्ती दूरदर्शी, और इससे रिलेटेड 10, 12, 15 सवाल हैं, उनको आप लगा लीजिए तो यहाँ से आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। सवाल ये कह रहा है कि एक दूरदर्शी है जिसकी आवर्धन क्षमता 9 है, इसे ऐसे समायोजित करो कि किरणें समांतर हो जाएं। समांतर होने के लिए किया गया, वो ये कह रहा है कि नेत्रिका और अभिदृश्य के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो दोनों लेंसों की फोकस दूरी बताइए। अब बेटा बात ऐसे समझ लो, इसके क्वेश्चन को समझना है। तो आवर्धन क्षमता हमारी दे दी गई, क्वेश्चन में दिया गया आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता कैपिटल M लिखा जाता है जिसकी वैल्यू है 9। आवर्धन क्षमता सदैव माइनस की लिखी जाएगी, किसी भी की दी जाए, जो वैल्यू दी जाए आवर्धन क्षमता सदैव ऋणात्मक रहती है। किसकी बात हो रही, दूरदर्शी की, और दूरदर्शी में क्या कह रहा है, समांतर किरणें। समांतर किरणें कहीं टकराएंगी नहीं किसी भी अक्ष पर, इसका मतलब है कि ये अनंत तक जाएंगी। तो ये कंडीशन जो हमारी है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, उस कंडीशन के लिए बात हो रही, क्योंकि समांतर किरणें हैं और समांतर किरणों में जो मिलने का बिंदु है वो कहां मिलेगा, अनंत पर, क्योंकि कहीं मिलती नहीं, महसूस होंगी, आवासीय किरणें हैं। और वो कह रहे हैं नेत्रिका और इसके फोकस दूरी, तब नेत्रिका व अभिदृश्यक के बीच की दूरी, तैयारी अगर थ्योरी की है तो FO प्लस FE होता है, जिसकी वैल्यू दे दी गई 20 सेंटीमीटर। इसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। FO प्लस FE जब समांतर किरणें यानी चल रही हैं, या यूं कहते हैं कि अनंत पर मिलेगा, तो नेत्रिका और अभिदृश्यक लेंस के बीच की जो दूरी होती है वो FO प्लस FE लिखते हैं। और ऐसी कंडीशन में आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है इस कंडीशन के लिए, अनंत वाली कंडीशन के लिए, M बराबर -FO बटे FE। अब वैल्यू हमारे पास है, M का मान कितना दिया गया, -9, माइनस FO मालूम नहीं, FE मालूम नहीं, क्योंकि दोनों पूछे गए। FO क्वेश्चन मार्क है और FE क्वेश्चन मार्क है, तो बेटा माइनस से माइनस खत्म हो गया, क्रॉस गुणा किया तो FO बराबर आ गया 9FE। और ये वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रख दो। FO का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये वैल्यू जब यहां लिखेंगे तो हो जाएगा 9FE प्लस FE बराबर 20, जुड़ जाएगा तो 10FE हो जाएगा 20, 0 से 0 खत्म हो गया। FE की वैल्यू आ गई है 2 सेंटीमीटर। ये नेत्रिका की फोकस दूरी पता चल गई, और ये FE का मान FO बराबर, जब ये वैल्यू उठा के यहां लिख देंगे तो 9 गुणे 2, FO बराबर 18 सेंटीमीटर।
ये आपका FO और FE पता चल गया है। तो ये आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा, इस पार्ट से तैयारी करिएगा, अन्य किसी सेट में आएंगे तब भी हम आपको इसके कई सारे प्रश्न कराएंगे। इसकी शॉर्ट लेना है जिन बच्चों का ले सकता है। आइए तो बच्चों पहले सेट के प्रश्न नंबर में हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 का गा जो प्रश्न है उसमें एक प्रत्यावर्ती धारा से एक सवाल आया है। 3 नंबर का बहुत ही सरल न्यूमेरिकल है, जिसमें आप देखेंगे कि हमें 2 समीकरण दे दिए गए, एक समीकरण धारा के लिए दे दिया गया और एक वोल्टेज के लिए। पूछा क्या गया, IRMS यानी कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान, आवर्तकाल और V और I में कालांतर, इतनी बातें पूछी गई हैं। तो बहुत ही आसान है। I बराबर 3.5 साइन 628t प्लस π/6, ये समीकरण दिया गया। व्यापक समीकरण क्या होता है, यानी धारा का जो समीकरण है वो होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये हमारा मेन समीकरण है। अब इसमें हम जब तुलना करेंगे तो I0 की वैल्यू आ जाएगी 3.5 एम्पियर। लेकिन बेटा ये धारा का शिखर मान है, धारा का क्या मान है, शिखर मान। लेकिन हमको तो IRMS निकालना है, तो इसके लिए सूत्र आपने पढ़ा होगा IRMS बराबर I0 बटे √2। तो यहां से IRMS की वैल्यू आ गई है 3.5 बटे √2। ज्यादा कुछ ना करो, इतना ही आंसर लिखा जा सकता है एम्पियर। बहुत कुछ करना है तो √2 का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, वरना इतना भी छोड़ सकते हैं। अब बात आती है बेटा ओमेगा टी की। ओमेगा टी से पहले ओमेगा लिखा है तो टी से पहले वैल्यू लिखी है 628। अब हमें पूछा गया है आवर्तकाल, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। ये हम दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं आवर्तकाल की। तो बेटा ओमेगा का जो फार्मूला होता है वो होता है 2π/t बराबर 628। इसको इधर बुला लो, इसे इधर कर दो, तो t बराबर हो जाएगा 2π/628। t की वैल्यू हमें मालूम है पाई की 3.14 और 628 लिख दिया। दशमलव हटाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे और ये पूरा 628 कैंसिल। t बराबर 1/100 सेकेंड या t बराबर 0.01 सेकेंड। ये इसका आवर्तकाल हो गया 0.0 राइट 0.01 सेकेंड। अब हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, इसका खंड। बेटा तीसरा खंड में V और I के बीच कालांतर पूछा गया। अगर हम एक ग्राफ से देखें तो जो धारा का ग्राफ है वो ये कह रहा है, धारा का समीकरण प्लस π/6। प्लस π/6 का हमारा मतलब ये हुआ कि जो धारा है वो π/6 से आगे चल रही है। ये हमारा φ1 हो गया है π/6 जो धारा है, और वोल्टेज π/6 से पीछे चल रहा है, ये हो गया φ2 π/6, ये V हो गया। तो ये पूछ रहा है कि ये टोटल कालांतर क्या होगा, ये वाला I व V में कालांतर। तो बेटा फाई बराबर हो जाएगा φ1 प्लस φ2, दोनों जोड़ दो। अगर दोनों एक ही दिशा में पड़ रहे होते, ये π/6 है, ये π/3 दिया होता प्लस का, तो हम एक ही दिशा में होने के कारण ज्यादा में से कम घटा देते। जब दिशाएं विपरीत हों, ये इसकी मेन दिशा हो गई, इस मेन दिशा से ऊपर और इस मेन दिशा से नीचे जब कालांतर होता है, एक प्लस और एक माइनस, इसका मतलब है दोनों को जोड़ दो। तो फाई बराबर आ जाएगा π/6 प्लस π/6, फाई बराबर 2π/6, कितना आ जाएगा π/3 आ जाएगा।
ये हमारा प्रश्न आ गया है π/6 का। जो भी बच्चे हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छा न्यूमेरिकल है। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा एक प्रश्न है वो है पृथ्वी के चुंबकत्व के पाठ से। ये क्वेश्चन एक ही टाइप का एक क्वेश्चन आप तैयार कर लो, क्योंकि इस टाइप के जहां पे दो कोण दिए जाते हैं, ऐसी कंडीशन का कोण आपको एक सवाल मिलने के चांस रहते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला है, वरना सवाल बहुत ही सरल है। इसमें यह कहा गया कि चुंबकीय यामोत्तर में 30 डिग्री के कोण पर एक चुंबक को लटकाया, और जैसे ही हम चुंबक को लटकाते हैं तो उसका जो कोण है यानी क्षैतिज दिशा के साथ 45 डिग्री का कोण बन जाता है क्षैतिज के साथ। तो वो ये पूछ रहा है कि उसका वास्तविक कोण क्या होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या है, आपको मालूम है कि क्षैतिज घटक क्या होता है। क्षैतिज घटक को लिखा जाता है VH, और ऊर्ध्व घटक होता है, ऊर्ध्व घटक वो होता है VV। अगर हम ये मान लें कि माना कि वास्तविक नति कोण थीटा है, तो इसका सूत्र बन जाएगा आपका tan थीटा बराबर VV बटे VH, और इसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया। अब कहे क्या रहा है, चुंबकीय यामोत्तर में 30 डिग्री के कोण पर लटकाया, तो क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बना। मतलब ऐसा हुआ कि थीटा का मान जब 45 डिग्री होता है, थीटा का मान, तो जो क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक वो VH डैश जो होता है वो VH cos 30 के बराबर हो जाता है, क्योंकि 30 डिग्री से लटकाया, जितना डिग्री से लटकाया उसी का तो घटक लेंगे, तो 30 डिग्री होने पर उसका क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा। अब क्या हुआ, tan 45 बराबर फार्मूला तो बन गया VV बटे VH डैश, और H डैश की हमारे पास वैल्यू है, H डैश की वैल्यू है VH cos 30। अब tan 45 का जो मान है वो हो गया 1, V ये वाली वैल्यू इतने की वैल्यू लिख दी tan थीटा, और ये बटे में अकेला रह गया cos थीटा यानी cos 30। tan थीटा बराबर cos 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, यानी थीटा बराबर tan इनवर्स √3/2। ये आपका वास्तविक नति कोण पता हो गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही छोटा, 3 नंबर के लिए बहुत ही सुपर क्वेश्चन इस पार्ट से। ऐसी कंडीशन में, सरल वाली कंडीशन तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे निकल आएगा, लेकिन यहाँ पे जब ऐसी कंडीशन, ये भी ध्यान रखिएगा 30 डिग्री के कोण पर लटकाने वाले कोण के साथ ही उसका घटक निकाला जाएगा। कब, जब क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण बन गया तब। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों प्रश्न नंबर 5 यानी खंड दा का ही 2 प्रश्न है। 5वां प्रश्न जो हमारा है उसका पहला ही न्यूमेरिकल आया है पहले सेट में 2023 के। सवाल ये है कि क्राउन कांच का एक समांतर लेंस बनाना है। समांतर लेंस का मतलब है कि दोनों ही जो पृष्ठ है वो समान और अवतल होने चाहिए। उसकी हम वक्रता त्रिज्या कितनी रखें मालूम नहीं है, तो वक्रता त्रिज्या इसका मतलब इसकी पूछी गई है। R1 R2 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, और जो क्षमता दे दी गई, क्षमता वो P बराबर -2.5 डायोप्टर दे दी गई, और अपवर्तनांक की जो वैल्यू है वो 1.65 है। अब बेटा बहुत ही 3 नंबर के हिसाब से यदि आपने थोड़ा पढ़ा है तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, डरने की जरूरत नहीं है।
मैं थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, व्यस्त एग्जाम चल रहा था, प्रैक्टिकल एग्जाम। जिस विद्यालय में पढ़ाता हूँ वहाँ पे अभी बोर्ड एग्जाम प्रैक्टिकल के एग्जाम चल रहे थे, तो इस वजह से थोड़ा व्यवधान रहा, वीडियो नहीं बना पाया। और हो सकता है प्रयास करूंगा कि अब मैं वीडियो कंटिन्यू आपको दूं अनसॉल्व पेपर्स के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, लेकिन हो सकता है एक आधा दिन का गैप लग जाए। चलिए आते हैं प्रश्न की ओर। क्राउन कांच का एक समाप्तल लेंस बनाना है जिसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं कितनी रखें। तो बेटा जब क्षमता दे दी गई तो पहले आप क्या करो, क्षमता से ऐसे कर दो, क्षमता P बराबर 100/F फार्मूला है, यानी F तब सेंटीमीटर में निकलेगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा, 100/P हो जाएगा। तो 100/P की वैल्यू माइनस का 2.5, दशमलव हटा दो, 25 चौकू 100, यानी F बराबर -40 सेंटीमीटर। हमने फोकस दूरी तो पता कर ली कि जो हमें लेंस बनाना है उसकी फोकस दूरी 40 है। अब n हमें पता है, f मालूम है। अब अपवर्तन का सूत्र क्या है, लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। अब सूत्र पहले लिख लेते अपवर्तनांक के पदों में, 1/f बराबर n-1, 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारा है सूत्र, सब कुछ आपको मालूम है। f की वैल्यू माइनस का 1/40, n की वैल्यू 1.65 माइनस 1। बेटा उत्तल लेंस होता है तो R1 का मान धनात्मक और R2 का मान ऋणात्मक लिया जाता। यहां हमारा अवतल लेंस है, उल्टी कंडीशन है, R1 का मान ऋणात्मक रहेगा और R2 का मान धनात्मक रहेगा, उल्टी कंडीशन। इसका मतलब ये हो गया माइनस का 1/r, और ये माइनस का जैसा है वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। समान बनाना है तो इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया। तो माइनस का 1/40 बराबर 0.65 गुणे 1.65 में से 1 घटाया। अब इधर हर बराबर है, दोनों चिन्ह माइनस के, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/r माइनस का 1/40 बराबर 65 दूना 130 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव और बटे में r, ये माइनस आ गया इधर। तो बेटा माइनस से माइनस आप हटा सकते हो, हट गया, क्रॉस गुणा कर दो तो r बराबर 40 गुणे 1.3, r बराबर 13 चौकू 52 और एक जीरो लगा दो, 1 अंक बाद दशमलव, r बराबर 52 सेंटीमीटर। यानी जो दोनों पृष्ठ हैं R1 R2 उनकी जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो 52 सेंटीमीटर आएंगी। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 5 का पहला और 3 नंबर का बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, जो कि आपके हर एग्जाम में इस टाइप के सवालों में सेकेंड यूनिट का ये पहला दूसरा चैप्टर है। इसकी फोकस दूरी का भी अभी हम डेरिवेशन का पूरा 4-5 क्वेश्चंस का सीरीज क्वेश्चन कराएंगे आपको, उसको आप तैयार रखिएगा। आइए चलते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो प्रश्न नंबर 5 है इस सेट का, उसका घाघड़ी का जो प्रश्न है वो 3 नंबर के पर्पज से मैं तो बेटा ऐसे समझता हूं कि आप बहुत प्रश्न नंबर 5 में न्यूमेरिकल्स तो आना ही है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है यदि आप बेहतर तैयारी के साथ चल रहे हैं। अब ये प्रश्न जैसे दिखने में बहुत ही ये लग रहा है कि बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन यदि आपने तैयारी नहीं की तो आपको बड़ा लगेगा, लेकिन ये बहुत ही छोटा प्रश्न है। 3 नंबर समझ लो फ्री फंड के हैं। फ्री फंड में ऐसे समझ लो जैसे अब देखो क्या आंसर में इसके देखते हैं, ऊर्जा दे दी गई E बराबर, अब मुझे ये नहीं मालूम ये किस कक्षा की ऊर्जा है, तो कक्षा की संख्या नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, n नंबर की कक्षा होगी
और जिसकी वैल्यू है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना कि इस किस कक्षा की ऊर्जा है। तो कक्षा की संख्या, बेटा सूत्र आपने पढ़ा है En बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे n स्क्वायर। ये तो आपका सूत्र हो गया। हमें n स्क्वायर पता करना है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे En -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे En की वैल्यू हो गई माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कट गया, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, दशमलव हटा दो और 34 4 बार मल्टीप्लाई, ये हो गया n स्क्वायर बराबर 4 आ गया, मीन्स n बराबर 2। ये जो कक्षा है वो दूसरे नंबर की कक्षा है। अब जिस भी बच्चे ने बोहर परमाणु मॉडल पढ़ा है, तो बोहर परमाणु मॉडल में जो एक 3 परिकल्पनाएं हैं बोहर मॉडल की, कि नंबर 1, कोई परमाणु अपनी स्थायी कक्षा में अगर है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। मतलब आप जिस कक्षा में हैं, आपकी ही निर्धारित कक्षा है, तो उसमें ऊर्जा की कोई उत्सर्जन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये था कि किसी भी कक्षा में कौन इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, उसका जो संवेग है वो कोणीय संवेग, वो NH/2 पाई के पूर्ण गुणज के बराबर होगा। क्या पॉइंट पढ़ा है? कोणीय संवेग। और कोणीय संवेग बोहर बताते हैं वो होना चाहिए NH/2 पाई के पूर्ण नंबर के बराबर। अब बेटा पूर्ण नंबर क्या है? दूसरे नंबर की कक्षा। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लिख देंगे। 2 नंबर की कक्षा है, h का मान 6.6 गुणे 10 की घात -34 बटे 2 पाई। 2 से 2 ऐसे ही खत्म कर दिया, तो आ गया है 6.6 गुणे 10 की घात -34 और पाई का मान 22 और ऊपर चला जाएगा 7, 22 बटे 7। दशमलव हटाओगे तो एक 0 लगा दो, 22 या 66, 7 या 21 बटे 10 गुणे 10 की घात -34। तो इसे अगर हम भाग दे देंगे तो हमारा जो संवेग है वो कितना आ जाएगा? कोणीय संवेग हो जाएगा 2.1 × 10⁻⁻34। ये हमारा कोणीय संवेग आ जाएगा जूल/सेकंड। तो ये भी प्रश्न 3 नंबर के हिसाब से यदि आपकी तैयारी है, अगर आप एकदम कॉन्फिडेंस हैं, तो इस 3 नंबर में बताइए क्या रखा है। कुछ नहीं, अगर आप बेहतर थोड़ा बहुत तैयारी कर रहे हैं, अनसॉल्व करिएगा, अनसॉल्व को पढ़िए, क्वेश्चन कितना घुमा रहे हैं ये समझने की जरूरत है। आइए चलते हैं अगले। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके जो 2023 का सेट नंबर 1 है, उसका ये लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 में खंड या वाले में आया है, और इसमें जो भी आए हैं तो वो या तो थ्योरी के क्वेश्चन है या डेरिवेशन टाइप के हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल है वो भी बहुत ही इजी है, वैद्युत चालन वाले पार्ट का है। पार्ट का नाम भी हम आपको बता रहे हैं, वैद्युत चालन। 6 नंबर का जो 5 नंबर का प्रश्न है, जितना बड़ा दिखता है उतना बड़ा है नहीं, और इसमें भी आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि ये प्रश्न बहुत बड़ा होगा। इसकी जगह पे अगर आपको थ्योरी का क्वेश्चन है तो थ्योरी करने के बजाय आप न्यूमेरिकल्स को ध्यान में रखें, और ये समय जो आप न्यूमेरिकल्स को अनसॉल्व के थ्रू पढ़ लेंगे, आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा कि किस पार्ट से ज्यादा न्यूमेरिकल आ रहे हैं, और उनके बार बार लगाएंगे, बार बार 2-4 सेट 10-5 सेट करेंगे तो आपको अच्छा खासा अनुभव हो जाएगा कि कहां से आ रहे हैं। आइए चलते हैं, प्रश्न जो कह रहा है उसको देखते हैं। एक ही पदार्थ का तार है, द्रव्यमान बराबर है, 2 तार ए और बी लिए हैं, और वो कह रहा है कि तार ए का जो व्यास है वो बी के व्यास से आधा है। ए का व्यास बी के व्यास से आधा है। तो व्यास को मान लिया डी, ए तार का व्यास हो गया,
और ये हो गया है दूसरे तार का व्यास V का। क्या कह रहा है, तार A का व्यास V के व्यास का आधा है। तो तार V का व्यास अगर हम D मान लें तो A का आधा है, तो ये हो जाएगा D/2। अगर हम इसकी त्रिज्या को R त्रिज्या बनाएंगे तो त्रिज्या का मतलब हो जाएगा व्यास का आधा, तो इधर वाली त्रिज्या हो जाएगी, इसकी भी आधी करेंगे तो D/4 हो जाएगा। तब हम अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो A क्षेत्रफल होता है πr², तो ये हो जाएगा पाई और r की वैल्यू लिखेंगे तो d²/16 बन जाएगा, और इधर से लिखेंगे a b निकालेंगे तो ये πr2 या यूं कहते हैं v², तो पाई और इसकी वैल्यू हो जाएगी d²/4। हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। अब क्षेत्रफल के लिए हमें ये मालूम है, ये भी दे दिया गया कि पहले तार का जो प्रतिरोध है वो 24 ओम है, दूसरे वाले का प्रतिरोध कितना होगा ये हमें मालूम करना। तो आपने अगर पढ़ा है प्रतिरोध लंबाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है और प्रतिरोध क्षेत्रफल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल की बात की गई तो इसका फार्मूला बन जाएगा RA/RB बराबर व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा कर देंगे, ऐसे कर दिया स्क्वायर में। जो वैल्यू हमारे पास उपलब्ध है उसकी वैल्यू लिख दीजिए, RA/RB बराबर AB यानी दूसरे वाले का क्षेत्रफल हो गया है, और वो भी क्या करना है, वर्ग करना है, तो पाई का वर्ग हो गया π², d का हो गया d⁴ और 4 का वर्ग हो गया 16, और इसका हो जाएगा π² d⁴, और ये 16 है वो 2 बार ऊपर जाएगा तो 16 × 16 हो जाएगा। ये कट गया हमारा, 16 से 16 कट गया। RA की जो वैल्यू है वो हमारे पास लिखी है 24 और RB का मान पूछा गया 16 को इधर बुलाया, इसे इधर, तो RB बराबर हो जाएगा 24/16, 8 × 24, 8 दूनी 16, RB बराबर 3/2 या भाग देंगे तो 1.5 ओम आ जाएगा। ये आपका लास्ट प्रश्न है। ये बेटा 5 नंबर का प्रश्न है, जिसके लिए आप देख रहे हैं कि बहुत कठिन नहीं है। यदि आप इसको तैयार करेंगे तो 100% ये बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया क्वेश्चन। आप ये समझ लीजिएगा कि यदि आप इसको तैयार नहीं करेंगे तो आप अपने लिए नुकसान करते हैं, शेष कोई बात नहीं। आइए अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको ये हमारे न्यूमेरिकल की सीरीज कैसी लगती है, आप अच्छे से तैयारी करिए। अच्छी लगे ना लगे उसकी कोई बात नहीं, मैं अच्छे लगने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ये समझ में आना चाहिए कि न्यूमेरिकल आपको लग जाए, आपके न्यूमेरिकल अच्छे हो जाए। मेरी ये